आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के उस प्रोग्राम के बारे में जिसका इंतजार हम सबको था। भारत अब अपनी अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील को फाइनली फाइनलाइज करने वाला है। हमने पहले 36 राफेल खरीदे थे, लेकिन 114 राफेल में एक मेजर स्टेप जो काफी लंबे अरसे से फंसा था, अब उसको क्लियरेंस मिलने वाली है। तो आज हम यही बात करेंगे उस मेगा डील के बारे में जिसमें फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को अब भारत भेजने वाली है। आइए जानते हैं आज का मेजर डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं पूरे मामले को। देखिए, भारत ने पहले ही फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे, जो आज भारतीय वायुसेना के सबसे एडवांस स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इन जेट ने अपनी क्षमता को प्रदर्शित भी किया है, चाहे वो एयर टू एयर मिसाइल हो या फिर प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल मिशन हो। हर जगह इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर स्क्वाड्रन की भारी कमी है। जरूरत है 42 एक्टिव स्क्वाड्रन की, लेकिन वर्तमान में संख्या काफी कम है। और इसी गैप को भरने के लिए ये नई 114 जेट्स की जो डील है वो सामने आई है। अब बात करते हैं इस डील के स्ट्रक्चर की। कुल मिलाकर हमें 114 फाइटर जेट फ्रांस से चाहिए। इनमें से 18 फाइटर जेट जो हैं, जो कि राफेल F4.1 स्टैंडर्ड के होंगे, ये फ्रांस से फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे। यानी कि आसान भाषा में बताएं तो तकरीबन 18 फाइटर जेट की एक पूरी स्क्वाड्रन जो है वो हमें फ्लाई अवे कंडीशन में मिलेगी, यानी बनी बनाई मिलेगी। और बाकी के जो 96 जेट्स हैं, ये भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में तुरंत ऑपरेशनल ताकत मिलेगी और बाद में जो भारत है वो खुद इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। और ये एक बाई ग्लोबल मेक इन इंडिया मॉडल है, जिसकी इस समय काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी की जा रही है। इस डील की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 50% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है वो हमें देखने को मिलने वाला है। यानी कि भारत में पार्ट्स बनेंगे और भारतीय कंपनियां सप्लाई चेन में शामिल होंगी, नई फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जाएंगे। इसके बहुत सारे अपने आप में फ़ायदे हैं। जाहिर सी बात है, जब भारत में कंपनियां सप्लाई चेन का हिस्सा होंगी, नई फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो हज़ारों रोजगार जनरेट होंगे, हाईटेक इंडस्ट्री का विकास होगा और भारत का डिफेंस सेक्टर काफ़ी मजबूत होगा। और धीरे धीरे भारत एक इम्पोर्टर से मैन्युफैक्चरर की भूमिका में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। देखिए, इस डील में कुछ चीज़ें हैं जो शामिल हो सकती है। भारत को एसा रडार टेक्नोलॉजी, एवियोनिक सिस्टम, वेपन इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो मिल सकता है, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी मिलना आसान नहीं होता। यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बातचीत और नेगोशिएशन होगा। भारत पूरा प्रयास कर रहा है जितना से ज़्यादा एक्सेस हमें इस प्रोग्राम में मिल सके उसको ग्रैब किया जाए, उसको हाथ से जाने ना दिया जाए। ये डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पुराने जेट जैसे कि मिग-21, मिग-27, मिग-23 और इसके अलावा जो कुछ हमारे मिग-29 हैं, ये रिटायर हो चुके हैं और कई स्क्वाड्रन धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अगर नए जेट समय पर नहीं आए तो भारत की एयर पावर अपने निम्नतम स्तर पर आ सकती है और ये भारत के लिए किसी नाइटमेयर के सच होने से कम नहीं है। इसीलिए ये जेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जेट हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारी एक रणनीतिक ज़रूरत है और हमें ये चाहिए ही चाहिए। अब इतनी बड़ी डील है तो चुनौतियां होंगी, इसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पहली चुनौती होगी इसकी लागत। ये डील बहुत महंगी हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मिल सकता है। प्रोडक्शन टाइमलाइन को मैनेज करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है और भारतीय कंपनियों को अपनी क्षमता यहाँ पर साबित करनी होगी। अगर इनमें से एक भी चीज़ में देरी हुई तो पूरी की पूरी जो योजना है, पूरी की पूरी जो प्लानिंग है, वो स्लो हो सकती है और भारत किसी भी कीमत पर इस समय इनको स्लो नहीं कर सकता। इसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर ये डील सफल हो जाती है, जो कि हो जाएगी, तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और टू फ्रंट वॉर की तैयारी और मजबूत होगी। भारत की एयर सुपीरियरिटी बढ़ेगी और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि हम लोग 2019 से इस डील का इंतजार कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब ये माना जा रहा था कि बहुत खींच के 2022 से 23 तक इस डील को हम फाइनलाइज कर लेंगे और 26 से हमें नए फाइटर जेट मिलने शुरू होंगे। आज नौबत यह आ गई है कि 26 हो गया है और अभी तक कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। अब बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो अगले 1 से 2 महीने में इशू किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करने की तैयारी चल रही है। ये डील सिर्फ आज के लिए नहीं है, आने वाले 20 से 30 साल के लिए ये हमारी एयर पावर की रीढ़ होगी और आने वाले समय में जब तक एमका और तेजस मार्क 2 बड़ी संख्या में आ नहीं जाते, तब तक हमारे लिए ये डील्स बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं।
प्राइवेट सेक्टर की इसमें भागीदारी भी काफ़ी बड़ी होगी और ये भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर तेज़ी से ले जाएगा। जैसे ही यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल देखना जारी हो जाएगा, उसके बाद जो है तो प्राइस नेगोशिएशन है ये शुरू किया जाएगा। टेक्निकल जो है वो आगे कदम बढ़ाए जाएँगे और फिर जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाएगा और ये सब जितनी जल्दी हो जाता है हमारे लिए आसान होगा। अब देखना यही है कि आरएफपी कितनी जल्दी जारी होती है, डील फाइनल कब होती है और पहला जेट भारत में कब आता है। क्योंकि अंतिम के तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन राफेल F5 की भी यहाँ पर आने वाली हैं और इसकी तैयारियां भी भारत में जोरों-शोरों से शुरू हुई हैं। तो इस समय तो यहीं पर हम लोगों को इंतज़ार है कि कितनी जल्दी जो है इस डील में कुछ बड़ा कदम उठाया जा सके। तो देखते हैं कब तक ये आरएफपी आती है, क्योंकि इस समय यही तय करेगी कि डील की एक्चुअल टाइमलाइन क्या होगी। फिलहाल यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 में ही डील फाइनलाइज होनी है, तो पहला विमान हमें 2029 तक देखने को मिल सकता है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत होगा। तो आप लोग इसको लेकर कितने इंटरेस्टेड हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस समय एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कुछ बड़े कदम उठा रही है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एरोनॉटिकल एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो नेटो स्टैंडर्ड का रिफ्यूलिंग प्रोब है उसका टेंडर जारी किया है। इसका उद्देश्य है ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी यानी एमका दुनिया के कई टैंकर एयरक्राफ्ट जैसे कि A330 और KC-46 जो हो गया, इससे आसानी से फ्यूल ले सके, उसको इस काबिल बनाना है। अब इसके कुछ टेक्निकल फ़ायदे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें नेटो स्टैंडर्ड का जो प्रोब है वो देखने को मिलेगा, तो इससे प्रोब एंड रोप सिस्टम कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को मल्टी नेशन मिशन और जॉइंट एक्सरसाइजेज में फ़ायदा होगा। नेवी के टेडबीएफ एयरक्राफ्ट के साथ भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी यहाँ पर सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि जो हमारा ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। यहाँ पर स्टेल्थ पर फोकस किया गया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में हमें रिट्रैक्टेबल प्रोब देखने को मिलेगा, जो एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज में ही छिप सकता है और बेसिकली इससे रडार विजिबिलिटी कम रहेगी और एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी बनी रहेगी। पुराने जेट जैसे कि तेजस मार्क 1 में हमें फिक्स्ड प्रोब देखने को मिलता है जो रडार रिफ्लेक्शन को बढ़ाता है। पूरा सिस्टम यहाँ पर जो देखने को मिलेगा उसमें रिट्रैक्टेबल प्रोब डिज़ाइन होगा। इसके अलावा फ्लाइट रेडी असेंबलीज होंगी, सिस्टम सेफ्टी सिस्टम होंगे जिसमें वीक लिंक मैकेनिज्म भी होने वाला है। टेस्टिंग एंड स्टोरेज सोल्यूशन भी इस प्रोजेक्ट के स्कोप के अंतर्गत आते हैं। टाइमलाइन की बात की जाए तो जो डेवलपमेंट पीरियड है वो 3 से लेकर 3.5 सालों के बीच का है और जो एक्सपेक्टेड रेडीनेस है इस पूरे सिस्टम की वो 2029 के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है। टेस्टिंग और डिलीवरी जो है ये बहुत जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर ये कदम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मॉडर्न, स्टेल्दी और एक ग्लोबली कंपैटिबल फाइटर जेट बनने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।